कमर चीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तिर खान साहब। प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है। वो उसका लिंक भी मैं इस डिस्कशन को जब अपलोड करूँगा तो वहाँ पे डाल दूँगा। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने मुझे बुलाया आपके शो पे। थैंक यू थैंक वेरी मच। इस बहाने मुझे हमारे खित्ते के लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है। और इससे सर पहले इस ऐसा होता बहाने था कि जी, मैं जी। हिंदी, उर्दू सिर्फ़ बीबीसी पे बोला करता था। हाँ, अब हाँ। आपके शो पे भी बोलने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब इसी बहाने हमें सीखने का मौका मिल जाता है इंडिया पाकिस्तान में और जो पाकिस्तानी इंडियंस बांग्लादेशी जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं उनको देखने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर साहब आज आपसे जो बात करनी है वो आपने न्यूज़ सुनी होगी सर कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो डिसएंगेज कर रहे हैं वेस्टर्न हिमालयन एरिया से। और इसको आप कैसे देखते हैं? और मैं इसमें अमेरिकन फैक्टर को समझना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई अमेरिका फैक्टर भी है कि जो जो इंडिया जो क्वाड में अमेरिका का पार्टनर है या इंडिया अमेरिका जो है वो एक्सरसाइजेस भी करने लगे हैं थोड़ी दिनों में महीने में आप इसको अमेरिकन फैक्टर क्या देखते हैं या क्या आप देखते हैं कि ये दोनों मुल्कों की आपस में जो डील हुई और उसके ऊपर ये डिसएंगेजमेंट होगी आपकी सर इस पे क्या रीडिंग है सर? मैं आपका सवाल जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एकेडमिक्स हैं, जो किताबें लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान का, वो ये कहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक कल्चर नहीं है। मीडिया, एकेडेमिया, गवर्नमेंट पॉलिसी, थिंक टैंक्स, ये स्ट्रेटेजिक कल्चर अब इमर्ज हो रहा है। तो मैं आप जैसे शोज़ को भी दाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे शोज़ के वजह से आम लोगों में एक स्ट्रेटेजिक सोचने की आदत पैदा हो रही है कि किस तरह, वरना हर इंस्टेंट रहता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन कि दे आर डूइंग दिस फॉर दिस, विदाउट उनकी इंटरेस्ट, हमारी इंटरेस्ट, हमारी कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना और बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जैसा अमेरिका में, यूरोप वगैरह में है। तो जो अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से दिस इज ए बिगिनिंग टू द मोदी जी जिनपिंग मीटिंग, जो अगले हफ्ते हो सकती है उज़्बेकिस्तान में। तो वहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हो रही है, जहाँ पे एक्चुअली शी जिनपिंग की मुलाकात पुतिन के साथ भी होगी, वहाँ पे ये अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया गया कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, और दोनों तरफ से पूरी तरह से ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि मीटिंग होगी तो क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चाइना की तरफ से एक कंसेशन है इंडिया को, ताकि वो मीटिंग हो जाए। आपको याद होगा तकरीबन 1 महीना पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कह दिया था कि जब तक कि ये एलओसी का मसला तय नहीं हो जाता, चाइना के साथ कोई दूसरी बातें करना मुश्किल है। तो मुझे लगता कि वो जो एक इंडिया की तरफ से एक हर्डल था कि भाई जब तक वी डोंट सेटल दिस कश्मीर का, जो एलओसी में जो चाइना के साथ जो झड़पें हुई थी चंद साल पहले, उसका जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होता, हम जो है सो आगे कोई चीज़ बात नहीं कर सकते। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डायलॉग, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कोऑपरेशन। तो मुझे लगता है कि चाइना ने विदाउट फुल्ली एक्नॉलेजिंग कि हमने एग्रेशन किया था, माफ़ी मांगे वगैरह, उन्होंने एटलीस्ट एक ऐसा स्टेप ले लिया, इसको नेगोशिएशंस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों ने ये डिसएंगेजमेंट की वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर लिया है, जिसके बेसिस पे हो सकता कि चाइना में, उज़्बेकिस्तान में मोदी की मुलाकात अगर हो जाए जी जिनपिंग के साथ, तो आई थिंक देयर विल बी एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जेन्युइनली चाहता है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। अ, मतलब ये ज़ीरो सम गेम है। अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत कम पड़ती है। यानी इट विल फील मोर सिक्योर विद चाइना, विल फील लेस
नीड फॉर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फ्रॉम द यूएस, उससे ये होता है कि इंडिया की डिपेंडेंसी नहीं बढ़ती। इंडिया के जो थिंकर्स हैं, उनकी जो सबसे अहम इश्यू है, इट डज नॉट मैटर कि ये भारतीय जनता पार्टी के हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो या किसी के भी हो, या जहाँ तक कि ना इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो सबसे इम्पोर्टेंट अहम नेशनल सिक्योरिटी इशू जो था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की थी। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वो बहुत जेलसली गार्ड करता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी पावर का क्लाइंट स्टेट बन जाए। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज। पाकिस्तान अमेरिका का क्लाइंट स्टेट बन गया कई सालों तक, उसके बाद अब वो चाइना का क्लाइंट स्टेट बन गया है। सो इंडिया डजंट वांट टू बी ए क्लाइंट स्टेट ऑफ एवरीबडी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और अगर चाइना थ्रेटन करते रहा तो इंडिया मजबूरन विल बिकम एलाइड मच क्लोजर टू अमेरिका। और अमेरिका के साथ बातें तो बहुत अच्छी होती है, बट अमेरिका डजंट ट्रीट यू एज एन इक्वल पार्टनर। क्योंकि अगर अमेरिका आपको पैसे दे रहा है, अगर अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, अगर अमेरिका आपको अपने सैटेलाइट्स की इंटेलिजेंस दे रहा है, तो इट इज ऑलवेज द सीनियर पार्टनर एंड देन यू बिकम द क्लाइंट। फिर अमेरिका की तरफ से दूसरे डिमांड शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आई थिंक इंडिया विल ट्राई टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद चाइना। और ऐसा है, चाइना नेबर है इंडिया का, मीन यू कांट गेट अवे फ्रॉम इट चाइना। तो चाइना के साथ, चाइना और इंडिया को, दे हैव टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये एज फ्रेंड्स अगर रहते हैं तो दे विल थ्राइव बोथ ऑफ देम। और अगर दुश्मनी बढ़ा लेते हैं तो दोनों का नुकसान होगा। देखिए, जब स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट आप देखें जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ टेंशन है, उसके वजह से आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्टॉर्ट हो चुका है, ठिठर गया है मुल्क, लिटरली स्टंट हो गया। इंडिया के साथ भी वैसा हो सकता है अगर इंडिया मजबूरन हथियारों पर लाखों फौजी अगर अपने बॉर्डर पे खड़ा करने पे मजबूर हो जाता है, तो इट विल आल्सो अंडरमाइन इंडियाज ग्रोथ, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इट इज इन द इंडियन इंटरेस्ट कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और टेंशन्स को कम करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने बयानिए में ये कहा कि जो है वो ये जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है, उसमें उसके हवाले से ये एक अगर चाइना ने भी स्पेस दी है इंडिया को और इंडिया ने भी चाइना को स्पेस दी है। आप क्या समझते हैं, चाइना क्या अचीव करना चाहता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से एससीओ पे मुलाकात करता है? देखिए, ये साउथ एशिया में ये जो अपना खिता है उसमें एक अजीब सा वो जैसा रशिया के डॉल्स नहीं होते, एक के बाद एक के बाद एक, उस तरह का चक्कर है। पाकिस्तान फोकस्ड ऑन इंडिया, इंडिया फोकस्ड ऑन चाइना, चाइना फोकस्ड ऑन अमेरिका। तो ये एक इस तरह का वो हायरार्की बन गई है। तो चाइना की जो इंडिया की तरफ पॉलिसी है वो अमेरिका को फ्रंट एंड सेंटर रखते हुए है। तो चाइना के इंटरेस्ट में, अगर चाइना मुझे सिर्फ एक चाय पिला के अगर मुझसे पूछा कि गिव मी एन एडवाइस, तो मैं ये कहूंगा कि डू नॉट अलाउ इंडो पैसिफिक टू बिकम एन एशियन नेटो। इसको एशियन नेटो बनने से पहले कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाए, आप ऐसी कोशिश करें कि इतना ना बने। अगर ये बन जाता है तो चाइना के लिए काफी दिक्कतें पेश आएंगी। एंड द एंड द वीकेस्ट लिंक इंडो पैसिफिक में, जो इसका सबसे द वीकेस्ट एंटी चाइना पोजीशन जो है वो इंडिया का है। जो बाकी के जो इंडो पैसिफिक में जो प्लेयर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो इंडिया से ज्यादा एंटी चाइना है, कमिटेड। तो ये सबसे वीकेस्ट लिंक है। देखिए, इंडिया इज प्लेइंग बहुत ही टाइट रोप वॉक कर रहा है। इंडिया ना सिर्फ इंडो पैसिफिक में इन्वॉल्व है, इंडिया I2U2 में है, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, यूनाइटेड अरब के साथ। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, रशिया और चाइना और पाकिस्तान भी है उसमें। अब ईरान को लाने की कोशिश की जाएगी अगले हफ्ते। बट इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रशिया चाइना इंडिया ट्राइलेटरल। तो आप देख सकते हैं कि दो ऐसे इदारे हैं जिसमें वेस्टर्न ममालिकों का कोई दखल नहीं है, जिसमें इंडिया और चाइना आर टुगेदर। इसके अलावा ब्रिक्स भी है। तो देख लें, आप ब्रिक्स को ले लें, इंडिया चाइना रशिया ट्राइलैटरल को ले लें, एससीओ को ले लें।
ये तीनों जगहों पर ऐसा मौका है जहां चाइना एंड इंडिया कैन हैव अ डायलॉग एंड रिजॉल्व देयर इश्यूज। सो मुझे लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है वो रियलाइज कर चुके हैं कि हमारी एकदम स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ गई है इंटरनेशनली। अब वो कैश करना चाहते हैं ये इंटरनेशनल जो इनका जो यूं कहिए कि स्टॉक जो बढ़ गया है फ्रॉम फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफी की वजह से जो सडनली जो स्टेटस बढ़ गया है। और आपको वो नजर आया लास्ट वीक जब मैं आपके सुनने वालों को कहता हूँ कि ये किताब जरूर पढ़ें। ये जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने ये 1 या 2 साल पहले 2019 में लिखी या 18 में लिखी है। 2019 में वो फॉरेन मिनिस्टर में। तो इस किताब को मैंने एक्चुअली मेरे शो पे रिव्यू किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो वो देख सकते हैं। तो इस किताब में जयशंकर ने जो एंटिसिपेट कर रहे थे द नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो कह रहे हैं कि इट्स अ मल्टीलैटरल सिस्टम विथ मेनी पावर्स। और उसमें वो यूरोप को भी और जापान को भी इंडिपेंडेंट मेजर पावर जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम में, विच इज नॉट ए यूनिपोलर सिस्टम, मल्टीपोलर सिस्टम है जिसमें 7-8 बड़े पावर्स हैं, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, विच मीन्स रशिया से भी, चाइना से भी, यूरोप से भी। इसलिए यूरोप से हथियार खरीद रहे हैं, रफाल टाइगर, फ्रांस से खरीद रहे हैं, और जापान से भी। जापान के जो आबे थे प्राइम मिनिस्टर, जो लेट प्राइम मिनिस्टर थे, ही इज द वन हु एक्चुअली 2007 में इंडिया को कन्विंस किया कि आप इंडो पैसिफिक में ज्वाइन करें। और अब जापान ने अनाउंस किया है कि आइंदा 5 साल में वो तकरीबन 44 या 40+ बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो इंडिया के लिए दिस इज द नंबर वन गोल के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, फॉरेन टेक्नोलॉजी आए इंडिया में। दो चीजें चाहता है वो बुरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी। इससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी और इससे दे विल बी एबल टू कैच अप विद चाइना। अभी तो चाइना की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत फर्क है। So India wants to use its current strategic status, geostrategic status, कि जितना फायदा अमेरिका से उठा सके, चाइना से उठा सके, जापान से भी उठा सके, वो ले। और अभी फॉर एग्जांपल रशिया और चाइना मिलकर जो जापान के जो नॉर्थ के आइलैंड्स हैं, जो जिस पे रशिया और जापान का डिस्प्यूट है, वहां पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो वहां पे इंडिया आके फंस जाता है कि मजबूरन पोजीशन लेनी पड़ती है, क्या मैं जापान के साथ पोजीशन लूं या रशिया के साथ लूं। तो वहां पे एससीओ और ट्राइलैटरल का जो मेंबरशिप है इंडिया की, तो इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दोज एक्सरसाइजेस जो रशिया और चाइना कर रहे हैं। लेकिन इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक जापान के साथ। तो ऐसे वक्त इंडिया के लिए थोड़ा डिप्लोमेसी टाइट हो जाती है, वरना अदरवाइज कहते हैं ना कि पांचों उंगली घी में, वैसा पोजीशन हो गया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, अब इंडिया, यूएस तो कर ही रहा है, यूएस कंसेशंस भी दे रहा है इंडिया को, और उसके बाद रशिया से तेल मिल रहा है सस्ते में। सिर्फ चाइना के साथ इंडिया के इकोनॉमिक ताल्लुकात खराब है फिलवक्त। वो जो गलवान में जो झगड़ा हुआ, क्या कहें उसको, दंगा कहें, जंग करें, समझ में नहीं था, बट एनीवे वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो दंगा हुआ, फाइटिंग हुई, वॉर हुई, उसके वजह से ट्रेड में बहुत डाउन टर्न हुआ है, दोनों मुल्कों का नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से टिकटॉक अभी भी शायद इंडिया में बैंड है, जिसमें इंडियंस का भी नुकसान हो रहा है, टिकटॉक का भी नुकसान हो रहा है, इंस्टाग्राम का फायदा हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। और मुझे लगता है कि दोनों इंडिया और चाइना रीजनेबल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं कि अमेरिका फुल्ली इन्फ्लुएंस नहीं कर सक रहा इनकी ताल्लुकात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फ्रेमवर्क शुरू हुआ 2+2 का। अभी मैं देख रहा था जापान और इंडिया का भी 2+2 जो है वो हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादातर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात हो रही है, जिस पे जो मेजर नज़र है चाइना के ऊपर है। आप क्या समझते हैं, इंडिया जापान को क्या हेल्प कर सकता है व्हेन इट कम्स टू 2+2 एंड व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी? क्योंकि क्वाड तो का उसका तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नहीं को बन सका। तो जब उसका सिक्योरिटी फ्रेम जी। जो क्वाड है, इंडिया इज एसेंशियल फॉर द क्वाड। क्वाड के बगैर वो ऑकस हो जाएगा। इट्स लाइक सेइंग जापान को ऑकस में आपने इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। इंडिया इज क्रिटिकल, न्यूक्लियर पावर है, बड़ी इकोनॉमी है, ये लंबा सा ओशन है, ओशन खुद इंडिया के नाम पे रखा हुआ है, जिसमें ये इंडो पैसिफिक का जो गोल है टू कीप इंडियन ओशन फ्री, राइट, फ्री ट्रेड हो, ट्रैवल हो वगैरह। तो
इंडिया इज क्रिटिकल बट इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग द स्पॉइलर इसमें। मैं आपको कैसा मिसाल दूं मैं अभी सोच रहा था कि मैं आसान तरीके से कैसा समझाऊं ये इंडो पैसिफिक का चक्कर क्या है। आपने देखा होगा कॉलेज में लड़का लड़की को चेस करता है, वो उससे इश्क करता है, लड़की कहती वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो इंडिया का वही हाल है। अमेरिका चाहता है कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंडिया कहता है नहीं दिस इज जस्ट अ डायलॉग। समझ रहे ना, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कह दिया तो फिर वो ऑब्वियसली इज कमिटेड अगेंस्ट चाइना। क्योंकि अमेरिका इज तो बिल्कुल झिझक नहीं रहा है, अमेरिका तो constantly it has clearly stated its intention that the world is divided into democracies and authoritarian regimes. China is the leader of authoritarian world. हम तो इंडिया तो अमेरिका तो क्लियर इंडिकेशन दिया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया तो वो तो डर गए हैं। मतलब आपने अगर चाइनीज डिप्लोमेट्स की बातें सुनी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो वो तो कह रहे हैं कि तुम्ही ने हमारे साथ जो ताल्लुकात थे खराब कर दिया, हालांकि चाइना वाज अ बिग इन्वेस्टर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तो कमिटेड है टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दे थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिटरली मिलिटरीली स्टॉप चाइना। इंडिया वो लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, बट इंडिया डजंट वांट टू स्टे आउट ऑफ इट आल्सो, इसलिए वो उसमें है। तो इंडिया ने क्या किया है इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक इट्स ए मिनी लैटरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, छोटे सी लैटरलिज्म, लेकिन इंडिया उसको मल्टीलैटरल नहीं बनने दे रहा। इंडिया नहीं कह रहा कि हम सब मिलके डिसाइड करेंगे डिसीजंस, इंडिया कह रहा है मेरे साथ सब बायलैटरल। तो अब क्या हो गया है, ये 2+2 के जो डायलॉग्स हो रहे हैं, ये जापान के साथ जो अभी खत्म हुआ, दिस इज द सेकंड वन। इससे पहले 2019 में हुआ था, ये दूसरा है। लेकिन अमेरिका के साथ हर साल होता है 2+2। अभी ऑलरेडी 2 बार हो गया पोस्ट पेंडेमिक। आपको याद होगा कि पहला चीज जो एंटनी ब्लिंकन ने किया था, वो इंडिया के साथ 2x2 का डायलॉग हुआ था जो इन द वेरी बिगिनिंग। तो इंडिया इज हैविंग बायलैटरल डायलॉग सिक्योरिटी का, इन्वेस्टमेंट्स का, और इंडिया एजेंडा को ब्रॉड करते रहता, उसमें हर चीज डाल देता है। अमेरिका उसको स्ट्रेटेजिक पे फोकस करना चाहता है, कमिट कराना चाहता है इंडिया को कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, पार्टनरशिप है। लेकिन इंडिया उसको डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, तो इंडिया इज फोकस ऑन डेवलपमेंट, इंडिया अमेरिका इज फोकस। जापान का भी वही फोकस है, जापान चाहता है कि इंडिया उसका एलाई बन जाए, मिलिट्री एलाई, कमिट टू डिफेंड ईच अदर। वो इंडिया नहीं जाना चाहता। इंडिया डजंट वांट टू डिफेंड जापान अगर चाइना उस पर हमला करता है, या जापान अगर रशिया से पंगा ले लेता है उस आइलैंड्स को लेकर। तो इंडिया doesn't want to be militarily involved there, but India wants Japanese investments, India wants trade. अब नई चीज जो अनाउंस की है जो डिफेंस मिनिस्टर ने, कि अब इंडिया और जापान एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे और जापान इन्वेस्टमेंट्स। तो इंडिया का तो फायदा दोनों तरफ से हो रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और पैसा भी आ रहा है। जापान को क्या मिल रहा है इसमें? दे आर होपिंग दैट वन डे इंडिया विल बी ए पोटेंशियल एलाई अगेंस्ट अगेंस्ट चाइना। तो ये बायलैटरल चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही है। आपको पता नहीं होगा कि इस हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। ना सिर्फ क्वाड्स की मीटिंग जापान में हुई जो बायलैटरल 2+2, यहाँ पे लॉस एंजलिस में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की एक मीटिंग यूएस ने की, जिसमें 14 मुल्कों को बुलाया गया। यानी ये क्वाड के 4, उसके अलावा मजीद 10 मुल्क, और वो 4 चीज़ों पर दे आर कॉलिंग इट 4 पिलर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वगैरह। तो उसमें भी इंडिया एक वाहिद मुल्क है विच हैज पुट रिजर्वेशंस ऑन वन ऑफ द पिलर्स। यानी बाकी के सारे 13 मुल्क और अमेरिका आर कमिटेड टू ऑल 4 पिलर्स, इंडिया इज कमिटेड ओनली टू 3, और एक पे इंडिया ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज है उसमें इंडिया ना फंस जाए। देखिए, इंडिया शुरू से बड़ा किस्मत वाला रहा है कि इंडिया के फाउंडिंग फादर्स वकीलात थे, लॉयर्स वगैरह थे। तो आपको पता है जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, इंडिया वाज द ओनली कंट्री दैट ऑब्जेक्टेड टू द रूल अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो जब ही समझ गए थे कि ये कश्मीर पे अप्लाई हो जाएगा, इसलिए इंडिया ने उसको ब्लॉक। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में शुरू से दूरंदेशी तो है ही, दे हैव अ फार साइटेडनेस व्हिच इज गुड, और उन्होंने ये समझ गया कि अगर हम ये
पूरे एजेंडा अगर यूएस का एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम एनवायरमेंटल मसाइल पे फँस जाएँगे, फिर हम पे बेंचमार्क्स लगा दिए जाएँगे। So India is very, very careful और अमेरिका इज़ टॉलरेटिंग बिकॉज़ अमेरिका नीड्स तो जितना अमेरिका इंडिया के अब मैं कैसा बताऊँ ये डिप्लोमैटिक क्वर्क्स या नखरे बर्दाश्त करता है, उतना अमेरिका सिग्नल करता है इंडिया को कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी और इंडिया विल देन रैचेट अप इट्स ओन डिमांड्स एंड टेक मोर लिबर्टीज जैसा कि वो रशिया के साथ। अब आप देखें ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उज़्बेकिस्तान में, उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, ये जो सिर्फ 8 मुल्क हैं, वो 5 स्थान से पाकिस्तान को मिलाकर और फिर रशिया, चाइना, इंडिया, ये 8 मुल्क हैं। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, ये 5 है, फिर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो ये दुनिया की 40% आबादी है बिकॉज़ ऑफ इंडिया, चाइना और 30% ग्लोबल जीडीपी है और रशिया इज़ द की। तो वेस्ट की जो इतने 6-7 महीने से जो कोशिशें हो रही है कि रशिया को आइसोलेट कर दे, इंटरनेशनल स्फीयर से निकाल के भर दें, ये मुल्क इंडिया, चाइना मिलकर उसको सेंटर कर दे रहे हैं। दे आर री-एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रशिया इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो मुझे लगता है कि अगर एनएससी और स्टेट डिपार्टमेंट के डिस्कशंस में तो उनका तो टेम्पर बॉयल होना चाहिए ये एससीओ की मीटिंग की वजह से एंड दे शुड बी वेरी अपसेट कि इंडिया इज गोइंग देयर, लेकिन कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो इंडिया हर जगह ऑब्जेक्ट कर रहा है, हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा देता है, हर जगह रिज़र्वेशन शो कर देता है। वो यूक्रेन हो, वो भले जो इंडिया जैसे आपने कहा कि इंडिया डेवलपमेंट की बात करता है, वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये जो इंडिया की ऑब्जेक्शन है, आप नहीं समझते कि इसको अमेरिकन्स जो हैं वो भी जैसे आपने बॉइलिंग द टेम्परेचर की बात की, वो समझेंगे कि यार ये क्या इनको क्या प्रॉब्लम है, हर जगह ये खड़े हो जाते हैं, सो फ़ायदे भी ले रहे हैं और जो है वो हमें ऑब्जेक्शंस भी कर रहे हैं। ये इसको आप कैसे देखते हैं या क्या आप समझते हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी? आई मीन अमेरिका के लिए इंडिया इज ए चैलेंज बिकॉज इंडिया मे बी वीकर इन इकोनॉमी and weaker in military, but India is not intellectually weaker than America. They have their own understanding of international relations and they understand the long term implications. India ऐसा नहीं कह देगा कि हम इसलिए नहीं करते। अगर आप वो बयान देखें कि why India is a bit reserved about one of the 4 pillars of the Indo-Pacific Economic Partnership, तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमारे पे आप इकोनॉमिक बाद में ये करेंगे। दूसरे मुल्क नहीं करते, फंस जाते हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो लोगों ने साइन की थी, 1500 पेजेस का था वो और काफ़ी जो बड़े मुल्क थे दे रेज्ड ऑल द कंसेशन। देखिए जब आप सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में जो डिस्कशंस होते हैं, खाली वेस्टर्न ममालिक कंडीशंस उठाते हैं। छोटे-छोटे मुल्क स्वीडन, नॉर्वे इसको ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, फिर वो रीड्राफ्ट होता। बड़े नॉन वेस्टर्न ममालिकों में सिर्फ चाइना और रशिया ये चीज़ें करती थी, अब इंडिया करता है। तो उसमें इट इज एन मेजर ऑफ द फैक्ट कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन पॉलिसी हैज बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी डेवलप्ड एंड दे हैव अ वेरी गुड आइडिया कि इस पे हमारे इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। और आई थिंक इंडिया हैज कंप्लीट राइट टू ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग दैट इज in the long run contrary to its national interest. तो अगर अमेरिका में ऐसा है, इंडिया में जैसा फॉरेन पॉलिसी बनती है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं ना ये फॉरेन पॉलिसी, और फिर इवन मिनिस्टर भी देखो आप, इंडिया के जो जयशंकर तो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनका पूरा करियर डिप्लोमेट। वैसा नहीं होता अमेरिका में, उठा के वो आइडियोलॉग्स को लेकर आके बिठा देते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए आते हैं, 1.5 साल के लिए आते हैं। अगर मुझे जॉब मिला तो मैं सिर्फ 2 साल मेरी यूनिवर्सिटी छुट्टी देती, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, ये मेरा रियल जॉब है। लेकिन मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं करियर बनाने जा रहा हूँ, मैं इसलिए जाऊंगा कि मेरे पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो। तो उसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आ जाते हैं फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट में, अमेरिका में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आ जाते हैं। तो अगर किसी वर्किंग ग्रुप में कोई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ज़्यादा आ गया तो वो हर इंटरनेशनल डील को विल ट्राई टू डिस्टॉर्ट इट इन सच ए वे कि वो अपना एनवायरमेंटल एजेंडा फॉरवर्ड करे, समझे ना आप? तो वो घुस जाती हैं ट्रीटीज में
तो दूसरे मुल्क डोंट रियलाइज कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो जाएगा। कि अगर हमको लग रहा है कि ठीक है अमेरिका $6 बिलियन डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है, बहुत खुश हो गया, आपने साइन कर दिया, आपको भी मिल गए चंद $1 मिलियन। लेकिन जो आप फाइन प्रिंट अगर नहीं पढ़े, फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप पैसे लेते ही आपको हम बोलेंगे कि आपकी इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, समझे ना? एनवायरमेंटल एंड सडनली द कॉस्ट सडनली गोज अप। तो ये चीजें अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ हाईली क्वालिफाइड पीपल अगर नहीं हो, आप ऑनेस्टली देखें वेस्टर्न ममालिकों के बाहर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी काफ़ी थिन होती है कॉम्पिटेंसी। 2 लेयर के बाद सडनली पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ना हिस्ट्री से वाकिफ है, ना इंटरनेशनल लॉ से वाकिफ होते हैं। मैं टर्की के एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी ताल्लुकात, डिबेट्स वगैरह करता हूँ, लेक्चर्स करता हूँ, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतना बड़ा मुल्क है लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनके बहुत छोटे, 100 से कम है। हर चीज बस यही 100 लोग सुने और 5-6 लोग प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं। इंडिया में वैसे नहीं, सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी है, फिर उस पर मीडिया है, फिर हजारों एकेडमिक्स हैं जो इन पे नजर रखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए लार्ज एकेडेमिया जो खुद से पढ़ते हैं ना भैया। अब मुझे कोई पैसा दे रहा है, आपको कोई पैसा दे रहा है, हम ये शो कर रहे हैं, अगर कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का बंदा सुन रहा है तो उसके लिए दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग एजुकेशन ना। अगर वो सब कुछ जानता है फिर भी रीअफर्म हो जाती ना कोई चीजें। तो इस तरह का जो बड़ा स्ट्रेटेजिक कल्चरल एनवायरनमेंट है इंडिया का, इट हेल्प्स इंडिया नॉट गेट इनटू ट्रैप्स जो दूसरे मुल्क फंस जाते हैं, खास तौर से डेवलपिंग नेशंस। हमारे मुस्लिम मुल्कों ने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे काफी बुरी तरह फंस गए हैं वो कई जगह, एंड देन दे बिकम रोग स्टेट्स बिकॉज दे हैव नॉट रियलाइज्ड, यू नो। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप कार खरीद रहे हैं, आपको कार पसंद आया, वो सडनली आपको बंदा डिस्काउंट दे रहा है और आप पूरा डील्स पढ़े बगैर आपने गाड़ी खरीद ली और उसमें कह दे कि फिर आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे ये तो मैं देखा ही नहीं था। वेल फंस गए। अब नासिफ आपने गाड़ी भी खरीद ली, गाड़ी को चला दिया, गाड़ी की कीमत कम हो गई, लोन तो उतना ही है। So you have to read the fine print, and India is reading the fine print and saying, oh, this particular thing could undermine our interest in the long run. तो इसलिए वो 4th पिलर पे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। एंड दे आर ट्राइंग, बट दे मस्ट आल्सो रियलाइज कि जो कर रहे हैं उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज वेरी हाई। दे वांट टू लाइक जगल कर रहे हैं वो सुपर पावर्स को। कैन यू इमेजिन रशिया, चाइना और अमेरिका को एक आध गिर गया तो फट जाएगा बम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक और बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि ये जो टू हैव अ फोरसाइट ऑन द फ्यूचर इम्पैक्ट की जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का आप हिस्सा बन रहे हैं और ख़ास तौर पे जो ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसमें जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं वो दे कैन अफेक्ट एक्सपोर्ट को अफेक्ट कर सकती हैं और मैन्युफैक्चरिंग को। और वो ज़ाहिर बात है डेवलपिंग वर्ल्ड में पर्टिकुलरली इंडिया के लिए और इस तरह के और ममालिक के लिए चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच मैं आपको प्रोफेसर। एक बात बताना चाह रहा था जी, कि जी। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट है पाकिस्तान से, उनके साथ टेनिस खेल रहा था एक बार ऐसी हुँ, मैच में, 8-10 साल पहले की बात है। तो वो कह रहे हैं कि मैं आई जस्ट केम बैक फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान में इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, वो ग्वादर के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आया वापस और यहाँ पे बैठ के गूगल कर, आपको पता है मुझे कई घंटों लग गए और मुझे इंटरेस्ट रेट ढूंढ रहा था मैं किस रेट पर चाइना ये लोन्स दे रहा है। नहीं मैं पता बहुत ढूंढा, वो मिल नहीं रहा था, नहीं नहीं पता चल रहा था। वो किसी को और भी आपको नहीं पता पता। है इंडिपेंडेंस, जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ है, अमेरिका ने 60 to 70 बिलियन डॉलर आपको ग्रांट्स दिए हैं। ग्रांट्स यानी यू डोंट हैव टू पे इट बैक। लेकिन चाइना ने जो 60+ बिलियन डॉलर इंटरेस्ट दिए हैं, उसके सम इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी डिफरेंट। बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि वो 6 से लेके बास चीजों में 21% तक इंटरेस्ट रेट्स है। और इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं और उसके कंडीशंस ये है कि अगर आप पे नहीं करें तो दैट बिकम्स फॉर लाइक 99 ईयर्स, जैसा हम्बन टोटा का पोर्ट का हाल है वैसे कंडीशंस हैं। और तीसरी चीज ये है कि लेबर भी उनके पास से आता है, यानी आपके लिए जॉब क्रिएशन भी नहीं बन रहा उनका इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये देख के कह रहा था कि भाई ये कौन से बंदे ये डील्स को साइन किए हैं
This is जी। not in their interest. Why are they signing this? Because the politicians want to show victories and they are sinking their own country. ये 1980s में थर्ड वर्ल्ड के जो पॉलिटिशियंस थे, इन ऑर्डर टू शो डेवलपमेंट, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इधर से उधर से लोन्स लेकर आए, बट डिड नॉट रीड द फाइन प्रिंट, और बाद में फंस गए, और अभी तक डेट क्राइसिस में फंसे हुए हैं बाज मुल्क। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो सिविल सर्वेंट्स हो और जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं वो कॉम्पिटेंट हो, लॉयल हो, एंड दे हैव द फ्रीडम टू टेल द पॉलिटिशियंस, भाई दिस इज नॉट गुड फॉर अस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉयल हों, इंडिपेंडेंट हों। और यहाँ पे पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो चाइना से हमने लोन लिए हुए हैं, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, और इस यही वजह है कि अभी चाइनीज़ थोड़ा पीछे हट गए हैं पाकिस्तान से। और ये जो फ्लड्स आए हैं, उनको कोई नज़र नहीं आ रहा कि चाइनीज़ को कोई कंसर्न नहीं है। वो फिर वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं इस फ्लड्स को देखने में भी, और हुकूमती लेवल पे भी कोई इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई देती। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तिर खान साहब सर, हमें बड़ा जो एक एकेडमिक इनसाइटफुल एनालिसिस आपने दिया, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम।